नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। जी हां, और बड़ी खबरों में जब हम बात करते हैं कैसे भारत के संबंध जो है स्पेन के साथ प्रगाढ़ हो रहे हैं, या बात अगर की जाए C-295 की, जी हां, कैसे ये खासतौर से जो हमारा एरोस्पेस इकोसिस्टम है उसको मजबूती प्रदान करेगा। इसके अलावा खबरें होंगी भारतीय राजनीति को लेकर भी, यानी महाराष्ट्र और झारखंड की अगर बात की जाए, चुनावी समर में वहां क्या कुछ खास चल रहा है, और खासतौर से दिल्ली का जो दमखोटू स्थिति है उसमें क्या कुछ बदलाव हुआ है नहीं, ये तमाम खबरें आपको हम बताएंगे। इसके अलावा खेल जगत और अर्थव्यवस्था से भी जुड़ी तमाम खबरों पर नजर डालेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। भारत स्पेन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता, दोनों देशों ने दिया वैश्विक शांति पर जोर। स्पेन के पीएम ने कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका बेहद अहम। पीएम मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, C-295 के जरिए भारत स्पेन संबंधों के साथ मेक इन इंडिया मिशन को मिलेगी मजबूती। गुजरात के अमरेली में पीएम मोदी ने 4,900 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। भारत माता सरोवर का भी करेंगे उद्घाटन। महाराष्ट्र के चुनावी समर में एकनाथ शिंदे, अजीत पवार समेत कई दिग्गजों का नामांकन। कांग्रेस में प्रत्याशियों को लेकर संशय जारी, कल नामांकन का आखिरी दिन। वक्फ संशोधन बिल पर जीपीसी की बैठक जारी, विपक्ष ने किया वॉकआउट। और आइए सबसे पहले बात करते हैं किस तरीके से भारत और स्पेन के बीच जो रिश्ते हैं ये सदियों पुराने हैं, लेकिन कैसे और मजबूत होते नजर आ रहे हैं इसको लेकर। दरअसल स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भारत दौरे पर हैं। इस दौरान वडोदरा स्थित लक्ष्मी विलास पैलेस में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिनिधिमंडल स्तर की द्विपक्षीय वार्ता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्पेन के साथ भारत के संबंध डिफेंस, फार्मा, IT सहित नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अहम हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक शांति की दिशा में दोनों ही देश अहम भूमिका अदा करेंगे। C-295 प्लांट के उद्घाटन के साथ साझेदारी के एक नए अध्याय की शुरुआत भी हुई है। एक्सेलेंसी, हमारी साझेदारी सदियों पुरानी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसी वैल्यूज में साझा विश्वास हम दोनों को जोड़ता है। इकोनॉमी, डिफेंस, फार्मा, IT, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कई क्षेत्रों में हमारा मजबूत सहयोग है, और हम दोनों वैश्विक शांति, समृद्धि और सहयोग पर बल देते हैं। एक्सेलेंसी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हमारे संबंधों का मजबूत नींव प्रदान करता है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि उनकी भारत यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि निवेश, रेलवे, कस्टम, सांस्कृतिक आदान प्रदान में दोनों देश और भी सहयोग बढ़ाएंगे। Certain that this visit will strengthen our bilateral relations and will honor the weight and influence that both India and Spain have in the world. A voice and influence that multiplies when our countries work together. I'm also pleased that today we are endorsing an ambitious joint declaration framing the various areas of our collaboration. We celebrate the signing of several agreements in the fields of investment, railways, customs, cultural exchanges, and we look forward to expanding the list soon to reflect the richness and depth of our ties. आपको बता दें, दोनों ही नेताओं ने एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल से भी इस दौरान मुलाकात की।
और अगर बात करें इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड यानी टीएसएल परिसर में C-295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। ये सेंटर भारतीय सेना के लिए विमानों का निर्माण करेगा। इसमें बनने वाले C-295 विमान भारतीय सेना के लिए मालवाहक विमान के तौर पर काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने एयरक्राफ्ट निर्माण कॉम्प्लेक्स में निर्माण संबंधी प्रदर्शनी भी देखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य में निर्माण सेंटर सिर्फ सैन्य विमानों के निर्माण तक ही नहीं बल्कि यात्री विमानों के निर्माण को भी दिशा देगा। साल 2022 में प्रधानमंत्री ने टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण की आधारशिला रखी थी और आज ये सेंटर पूरी तरह से बनकर तैयार है। आपको बता दें, इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में बीता दशक बदलते वर्क कल्चर का रहा है। ऐसे में प्लानिंग से लेकर प्रोग्रेस तक सभी में बदलाव देखा जा सकता है। आज के इस कार्यक्रम को मैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़कर के देख रहा हूं। आप सभी ने पिछले एक दशक में भारत के एविएशन सेक्टर की अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है। हम देश के सैकड़ों छोटे शहरों तक एयर कनेक्टिविटी पहुंचा रहे हैं। हम पहले से ही भारत को एविएशन और एमआरओ डोमेन का हब बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये इकोसिस्टम भविष्य में मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट का रास्ता भी बनाएगा। आप जानते हैं कि अलग अलग भारतीय एयरलाइंस ने 1200 नए एयरक्राफ्ट खरीदने का ऑर्डर किया है दुनिया को। अब शायद दुनिया की कंपनी किसी और देश का ऑर्डर ही नहीं ले पाएगी। यानी भविष्य में भारत और दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए सिविल एयरक्राफ्ट की डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक इस फैक्ट्री की बड़ी भूमिका होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में बीता दशक बदलते वर्क कल्चर का रहा है। ऐसे में प्लानिंग से लेकर प्रोग्रेस तक सभी में जो बदलाव है वो देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। प्रसिद्ध स्पेनिश कवि अंतोनियो मचादो ने लिखा था, ट्रैवलर देयर इज नो पाथ, द पाथ इज मेड बाय वॉकिंग। इसका भाव यही है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जैसे ही हम पहला कदम उठाते हैं, रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। आज आप देखिए, भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नई ऊंचाइयां छू रहा है। 10 साल पहले अगर हमने ठोस कदम नहीं उठाए होते तो आज इस मंजिल पर पहुंचना असंभव ही था। तब तो कोई ये कल्पना भी नहीं कर पाता था कि भारत में इतने बड़े पैमाने पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। उस समय की प्रायोरिटी और पहचान दोनों इंपोर्ट की ही थी, लेकिन हमने नए रास्ते पर चलना तय किया, अपने लिए नए लक्ष्य तय किए और आज इसका नतीजा हम सबकी आंखों के सामने है।
तो कैसे भारत नए लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। और इससे पहले दोनों नेताओं ने वडोदरा में एक रोड शो भी किया। ये रोड शो एयरपोर्ट से लेकर टाटा सेंटर तक चला। वडोदरा के लोगों ने दोनों प्रधानमंत्रियों का शानदार स्वागत किया। भारतीय कला की शानदार विरासत इस दौरान नजर आई। महाराष्ट्र का लावनी, केरल का कथकली, दूर से दूर इलाकों में प्रस्तुत किए जाने वाले नृत्य का एक भव्य नजारा दिखाई दिया। इस दौरान भारत स्पेन के प्रधानमंत्री लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए नजर आए। तो वडोदरा में प्रधानमंत्री का ये मेगा रोड शो, और न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि स्पेन के पीएम भी इस दौरान रहे। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जो भारत की विविध कला की बात की जाए, जो सांस्कृतिक विरासत है, वो इस दौरान नजर आई। यानी एयरपोर्ट से लेके टाटा कॉम्प्लेक्स तक के जो बीच का सफ़र है, जब इसकी बात की जाती है, जो रोड शो किया गया, इस दौरान यहाँ पर वही भारत की सांस्कृतिक विरासत है, उसकी झलक देखने को मिली। और ख़ासतौर से दोनों ही प्रधानमंत्री जो हैं वो लोगों का अभिवादन भी स्वीकार करते हुए नजर आए। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में भी कैसे जो लोग थे सड़क के दोनों छोर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री। और ये तस्वीर अपने आप में काफ़ी कुछ कहती है कि किस तरीके से जो देश, और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि कदम बढ़ाने की आवश्यकता होती है, हमने ना सिर्फ कदम बढ़ाया है बल्कि एक तरीके से जो नए लक्ष्य हैं वो अब हमने साधे हैं और उन्हीं की तरफ लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। और खासतौर से अगर बात की जाए, जहां पर टाटा कॉम्प्लेक्स जो है, जहां पर जो C-295 एयरक्राफ्ट है इसका निर्माण होगा, इसके बारे में आपको जानकारी हम यहाँ देंगे कि किस तरीके से ये जो है काफ़ी लाभकारी है और काफ़ी एक तरीके के एयरस्पेस जो हमारा इकोसिस्टम है उसको मजबूती भी देगा। किस तरीके से जो मजबूती आएगी पहले वो आपको हम बताएंगे, लेकिन आपको बता दें खासतौर से जो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स है इसमें C-295 विमान का निर्माण किया जाएगा। जी हाँ, इसी कॉम्प्लेक्स में C-295 का जो विमान है उसका निर्माण होगा। और ख़ासतौर से आपको बता दें कि ये कैसे जो पूरी कवायद शुरू हुई थी 2021 की अगर हम बात करें तो कैबिनेट ने 56 परिवहन विमान की खरीद को मंजूरी दी थी। 56 जो ऐसे विमान हैं उनको मंजूरी दी गई। 16 विमानों की जो आपूर्ति है वो सीधे स्पेन से की जा रही है, यानी इसमें से जो 16 विमान हैं और उसके साथ साथ जो बचे हुए 40 हैं, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भारत में 40 विमानों का निर्माण करेगा। और जब ये निर्माण हमारे देश में होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना लाभ उसके जरिए मिलेगा। एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में पहला C-295 विमान 2026 तक तैयार होने की उम्मीद है। और ख़ासतौर से जब हम बात करते हैं कि जो पूरा बेड़ा है वो कब तक तैयार होगा, तो अंतिम विमान की जो डिलीवरी है वो अगस्त 2021 तक पूरी होने की अभी तक संभावना जो है वो जताई गई है। लेकिन किन मायनों में खास है मालवाहक विमान जो है C-295, आपको बता दें इसकी जो वहन क्षमता है वो करीब 5 से 10 टन की है और उसी वजह से इसको इस श्रेणी में रखा गया है। और जब हम 5 से 10 टन तक के भार की बात करते हैं तो यानी खासतौर से 71 सैनिकों या 49 अर्ध सैनिकों को रखने की जो व्यवस्था है वो आप मान सकते हैं, आवागमन जो है उनको लेके यहाँ पर हो सकता है। और अब ये जो C-295 है, जो 56 विमान होंगे, ये आपको बता दें भारतीय वायुसेना के जो पुराने एवरो विमान हैं उनकी जगह लेंगे। और ज़ाहिर तौर पर जो इनके काम है उसमें तो तेज़ी आएगी। और अक्सर हम देखते थे कि जब हमारे देश में जिस तरीके से जब हम बात करते हैं किसी भी तरह की जो आपदा की बात की जाती है तो आपदा प्रतिक्रिया हो और समुद्री गश्त में तेज़ी से काम करने में C-295 के ज़रिए जो मदद है वो मिलेगी, यानी इसमें जो तेज़ी है, तीव्रता जो है वो नज़र आ सकेगी। और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि कैसे रक्षा क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता है उसको तो बढ़ावा मिलेगा ही जब हम विनिर्माण अपने देश में करेंगे, इसके साथ साथ रोज़गार के जो अवसर हैं वो भी निकलेंगे, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स है वहाँ से रोज़गार के अवसरों में वृद्धि होगी। और ये जो रोज़गार हैं, जब हम खास तौर से बात करते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, तो कई ऐसे रोज़गार जिनकी संभावना जताई गई है। जब हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो 600 से अधिक उच्च कुशलता और अगर बात की जाए तो 3000 मध्यम कौशल रोज़गार के जो अवसर हैं वो इसके ज़रिए निकल कर सामने आएंगे।
तो जब रोजगार बढ़ेगा, विनिर्माण बढ़ेगा, तो उसका सीधा फायदा कहाँ होगा? वो फायदा मिलेगा हमारी देश की अर्थव्यवस्था को। यानी ये जो लाभ है वो फिलहाल अब हमें नजर आ रहे हैं, इसके जरिए जो मिलने जा रहे हैं, और इसी पर लगातार हम बात भी कर रहे हैं कि कैसे इसके जरिए जो लाभ है वो हमें मिल पाएगा। फिलहाल इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी जी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका डीडी न्यूज़ पर। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जब हम भारत की बात करते हैं, एक दशक पहले भारत की बात की जाए और आज के भारत की बात की जाए, जहाँ पर कहीं ना कहीं पहले आयात पर निर्भर रहना पड़ता था, और आज के समय में भारत रक्षा क्षेत्र में एक निर्यातक के रूप में उभर रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है, कैसे इसको देखते हैं आप? अगर जो बता दो मुकुल जी, सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद। मेरा नाम मेजर जनरल सुधाकर जी, वीएसएम रिटायर्ड। जी, संजय सुधाकर जी नहीं है, संजय कुलकर्णी साहब लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं। जी, माफ जहां कीजिएगा। तक आपके सवाल है, थोड़ा सा सवाल को आप दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज। जी, सुधाकर जी, जानना चाह रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि जब हम बात करते हैं एक दशक पहले का जो भारत था, रक्षा क्षेत्र में हम देखते थे किस तरीके से कई सारी चुनौतियां थीं, लेकिन आज के समय में जो नया भारत है वो अब रक्षा क्षेत्र में भी, डिफेंस में भी हम देखते हैं कैसे एक्सपोर्ट में आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है। इसमें बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने मुकुल जी, इसमें कोई शक ही नहीं है। पिछले 10 साल के अंदर जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, नरेंद्र मोदी साहब का जो सरकार है, इससे भारत को एक नया रूप और रंग, एक ऐसा प्रगति की रोड मैप पे वो ले चल रहे हैं जिससे 2047 या उससे पहले भारत जरूर, यकीनन ये पूरा एक ग्लोबल पावर एक बनने का बहुत उम्मीद हम रख रहे हैं। और की जो लीडरशिप है और उनके साथ जो टीम है, ये दिन रात लगातार ये परिश्रम करते जा रहे हैं, लगन और निष्ठा के साथ। चंद एक बुनियादी चीजों को मैं थोड़ा सा बॉल पॉइंट से हाईलाइट करना चाहता हूं। ये पहली बार कोई सरकार भारत की स्वाधीनता के बाद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान, हर एक चीज का प्लान करना जरूरी है, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान अभी तक हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ है। ये पहली बार कोई सरकार ने किया है कि 2047 तक हम एक विकसित देश बनेंगे, विकसित भारत बनेंगे। और सिर्फ हमारा आत्मनिर्भर की बात नहीं है, आत्मनिर्भरता को बढ़ाते हुए हम बाकियों के साथ भी बांटना, जैसे वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये जो कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम, उसको कैसे हमारा एक सांस्कृतिक एक पहचान है, इसको बढ़ावा दिया जा सकता है। और तीसरा पहलू मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूं कि एरोस्पेस इंडस्ट्री और एमआरओ, डिफेंस इंडस्ट्री का एक ऐसा पहलू है जो आप मान के चल सकते हैं ये केंद्र बिंदु होता है। चाहे आप हवाई जहाज की बात करिए, मेंटेनेंस रिपेयर की बात करिए, शायद हमारे व्यूअर्स को बहुत कम पता होगा इसके बारे में। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी हवाई जहाज खराब होता है, इधर ये दुबई की तरफ जाते हैं या सिंगापुर की तरफ। आप डिस्टेंस से अंदाज लगा सकते हैं और खर्चा कितना होता होगा, जाते आने में, मेंटेनेंस रिपेयर में कितना होगा। वही चीज, लेकिन अब स्थिति जो है उसमें बदलाव अब नजर आएगा। बिल्कुल, इसमें देखिए हिंदुस्तान के अंदर आज के दिन में यूथ बल 65% है। जब यूथ बल कल कह रहा हूं 15 साल से लेके 65 साल की उम्र वाले जो है, इसमें हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ बहुत है, 9% के करीब करीब है, जो कि हाई परसेंटेज माना। काफी हद तक पिछले 10 साल में बहुत ही तरक्की हुई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ हमें करना है। ये एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ावा देगा। और दूसरी बात, ये जो मेक इन इंडिया, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, आत्मनिर्भर भारत, यहीं पे इंडिजिनसली जो चीजें प्रोड्यूस होंगे, उससे क्या होगा, हमारा फॉरेक्स रिजर्व बचेगा। नहीं तो वही आप जो एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान में ना बना के बाहर से हम खरीदते थे, चाहे Su-30 हो, चाहे आप राफेल की बात करिए या मिराज की बात करिए, जागोर की बात करिए, जो बाहर से खरीदते हैं उसमें एक फॉरेक्स रिजर्व बहुत खर्चा होता है। देश तरीके के लिए आपके पास कुछ बचता नहीं है। तो यानी सुधाकर जी, अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से फिर चाहे फॉरेन रिजर्व की हम बात करते हैं या और जो लाभ इसके जरिए मिलेंगे, लेकिन अभी हाल ही में हमने देखा था कि सरकार ने जो करीब 1000 करोड़ रुपया जो हमारे खासतौर से स्टार्टअप्स हैं उनके लिए बात कही थी, डिफेंस सेक्टर के लिए। इस दिशा में जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, और शायद आने वाले समय में जिस तकनीक की आवश्यकता होगी उसको जोर देते हुए सरकार लगातार पहले से ही ये सुनिश्चित करना चाहती है कि आने वाले समय में किसी तरह की चुनौती जो है वो हमारे सामने ना आए। बिल्कुल सही बात आपने एक्चुअली सामने लाए हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार का जो विजन है, सबसे पहला चीज होता है कोई लीडर का एक दूरदृष्टि होना निहायत आवश्यक है। ये नरेंद्र मोदी साहब पहला ऐसा लीडर है
वो 25 साल आगे के बारे में सोच के पूरा देश को तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कैसे कर रहे हैं? एक इकोसिस्टम पैदा कर रहे हैं। चाहे आप आत्मनिर्भर भारत की करिए, एजुकेशन की बात करिए, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी मार्केट को कैसे डेवलप करा रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान उनका, और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये सबसे बड़ी बात है। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हिंदुस्तान का पहले पर्शियन गल्फ से लेके मलाक्का स्ट्रेट तक होता था, अभी पर्शियन गल्फ से बढ़ के चला गया है मेडिटेरेनियन तक। ऑफिशियली फॉर्मली अभी तक लिखित में नहीं आ रहा है, लेकिन सब अंदाज लगाएंगे। भारत एक ऐसा देश है एंटी पायरेसी के खिलाफ ठोस एक्शन लिया है। कहां? रेड सी में। कोई देश है अभी तक आप उदाहरण दे सकते हैं? भारत है। चाहे चाइना का हो, पाकिस्तानी हो, और देशों का लोग फंसे हुए हो जहाजों में, उनको रेस्क्यू करके उनको हैंडओवर किया गया है। इसी तरह मलाक्का के आगे अगर देखेंगे, भारत एक ऐसा देश है, हमारे जहाज जाके फिलीपींस, वियतनाम, वहां पे पोर्ट कॉल कर रहे हैं। तो इसके अलावा सबसे बड़ी बात है जो ट्रेड एग्रीमेंट। ट्रेड क्यों भारत को आगे ले चलना है? 30 ट्रिलियन इकोनॉमी US डॉलर का अगर बनना चाहते हैं, अगले 5-10 साल तक माथा झुका के आप ऐसा ही करते रहिए जैसे वो डेंग जियाओपिंग का कहावत था कि अपना माथा झुका के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए चुपचाप काम करते रहिए, शोर गुलावा मत करिए। अब तो जी जिनपिंग जब आने के बाद वो उनका जो पहलू है, फिलोसॉफी पूरा बदल डाला है, एग्रेसिव प्रोजेक्शन ऑफ पावर। ऐसा ना करके जब तक 10-15 ट्रिलियन डॉलर नहीं बनता है भारत का, हमारा जो GDP की बात कर रहा हूं, रेट ऑफ ग्रोथ आपका डबल डिजिट नहीं होता है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को जब तक हम हल नहीं कर पाएंगे, एजुकेशन स्टैंडर्ड 2 कम से कम यूनिवर्सिटी होना चाहिए जो अंतरराष्ट्रीय लेवल का मुकाबला कर सकता है। चाइना ने किया है 2 यूनिवर्सिटी, PhD होना चाहिए, स्टेम सब्जेक्ट को हमें प्रमोट करना चाहिए। ये बिल्कुल सुधाकर जी, लेकिन जब हम बात करते हैं कि जिस तरीके से आपने कहा कि जब आज के समय में किसी विमान में कुछ कमी आ जाती है, खामी आ जाती है, तो हमें उसको दूसरे देश में भेजना पड़ता है। लेकिन अब जब हम कहते हैं कि जो स्थिति है उसमें बदलाव आ रहा है, और ऐसे में अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी अगर देखा जाए, जब निर्माण ही हमारे देश में होगा, और ना सिर्फ अपने देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक समाधान के तौर पर जब हम देखते हैं, फिलहाल टाटा कॉम्प्लेक्स है, आने वाले समय में इसकी संख्या में भी अगर इजाफा होता है, किस तरीके से जो रक्षा क्षेत्र है उसको और ज़्यादा मजबूती मिलती हुई नजर आएगी? एब्सोल्युटली। आप देखिए, ये सारा आत्मनिर्भर भारत के बावजूद भी आज के दिन में हिंदुस्तान सबसे टॉप नॉच इंपोर्ट डिफेंस इंडस्ट्री, डिफेंस प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट नंबर 1 अभी भी करते हैं हम, इतना मात्रा में हो रहा है। इसके लिए आपका फॉरेक्स रिजर्व काफी मात्रा में खर्चा होता है आज के दिन में। हाँ, ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की वजह से एक्सटेंडेड स्टैंड अप जब से स्टार्ट हुआ, तब जल्दबाजी में हम जगह जगह से प्रोक्योर किए हैं। रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी एक समय में 86% था, अभी 76 से नीचे आके 36 हो गया है। स्पेन के साथ कर रहे हैं, फ्रांस के साथ एग्रीमेंट हुआ है, इजराइल से ले रहे हैं, US के। लेकिन जहां तक आपके सवाल है, ये बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंट एक सवाल आप कर रहे हैं। 2 चीजें इसमें बाहर आएंगे। सबसे पहला चीज, आप हिंदुस्तान के अंदर सामान बाहर से ना खरीद के यहीं पे नट्स एंड बोल्ट से लेके एयरक्राफ्ट, मिसाइल, हवाई जहाज, सब कुछ अभी शुरू हो चुका है। पिछले साल के अंदर ये जो बढ़ावा मिला है, ये एक्चुअली हिंदुस्तान, पुराने लोग जो है शायद वो सपने नहीं देख पाए होंगे, इतना बेहतरीन एक प्रोग्रेस कर रहा है। दूसरी बात मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, इससे क्या हो, हमारा यूक्रेन और रशिया लड़ाई से एक ठोस एक एविडेंस सामने आया है, एक पहलू सबके सामने आ रहा है कि जब तक आपका देश का डिपेंडेंस डिफेंस इंडस्ट्री आपका देश का नहीं होगा, किसको पता था यूक्रेन की लड़ाई अभी 2 साल से ज्यादा, 3 साल से ज्यादा होने लगा है। किसको पता था कि मिडिल ईस्ट में लड़ाई, सब सोच रहे थे 15-20 दिन में हो जाएगा, अभी देखिए 1 साल पूरा हो गया है। यानी हर स्थिति के लिए भारत जो है तैयार नजर आता है। बिल्कुल। हमारा एम्युनिशन फैक्ट्री, पहले हम एम्युनिशन जगह जगह से लेते थे, एम्युनिशन खत्म हो जाता था। हमारा एम्युनिशन का स्टॉक जो है क्लासिफाइड है, बोलूंगा नहीं, कब हुआ करता था। आज के दिन में हमारा कैपेबिलिटी इतना बढ़ गया है, चाहे आप 6 महीने की लड़ाई बोलिए, 1 साल की, तो उसका जो लाइन ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री का जो असेंबली लाइन है, ये धीरे 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 बहुत ही तगड़े तरीके से आगे। बिल्कुल सुधाकर जी, इसमें क्या जो दूरदर्शी सोच है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस तरह की जो सरकार की नीतियां रही हैं,
क्योंकि अब से पहले भी जाहिर तौर पर रक्षा क्षेत्र जो है वो तो अहम था, लेकिन इस तरह का जो फोकस है वो शायद नज़र नहीं आता था। और यही वजह है कि कई जगह जो बात है वो खानी पड़ती थी। लेकिन अब जो ये नया भारत है जो कि लगातार हम कह सकते हैं आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ रहा है, और जो लक्ष्य है विकसित भारत का उसकी तरफ जो बढ़ रहा है, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जब इस तरह के जो संबंध दूसरे देशों के साथ हमारे मजबूत होते हैं। स्पेन की अगर बात की जाए, जिस तरीके से रक्षा क्षेत्र में और भी जो समझौते हैं, या इसके अलावा निवेश की हम बात करते हैं, रेलवे की हम बात करते हैं, तो और ज़्यादा मजबूती तो संबंधों में आएगी ही। साथ ही साथ फ़ायदा जो है वो एक देश को मिलता है मजबूत होने के लिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप देखिए ना, मिसाल के आपने 4-5 पॉइंट को टच करके आप कवर किए हैं क्वेश्चन में। मैं एक एक करके उसको ये करता हूं। आप देखिए नरेंद्र मोदी साहब, आप लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट करने में कितना उनका योगदान रहा है। देखिए सिंगापुर, आपका ब्रूनेई, ठीक है कि नहीं, ये सारे देश अभी अभी उन्होंने 2 और देशों के साथ मिलकर आए हैं। आप इस तरफ देखते हैं मिडिल ईस्ट तरफ ईरान के साथ दोस्ती हो रहा है हमारा, और यूरोप में जाते हैं, यूरोप में देखिए ड्राइविंग पावर किस किस के पास है, पोलैंड के पास, जर्मनी के पास है, फ्रांस के पास है, स्पेन के पास है, इटली के पास है। इन सारे देशों के साथ हमारा अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन बढ़ती जा रही है। चेकोस्लोवाकिया क्या एक उदाहरण देता हूं, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। क्या हमारे व्यूअर्स को मालूम है कि हम जो बॉल पॉइंट पे लिखते हैं, बॉल पॉइंट पे जो रिफिल होता है उसमें जो इंक भरा जाता है, ये कहां पे हुआ था? ये एक छोटा सा कोई गरीब परिवार है, उन्होंने शुरू किया था। तो ये स्टार्टअप का जो बात आपने, दूसरी बात आपने छेड़ा, 1000 स्टार्टअप्स है, ये 1000 एक दिन 1 लाख बन जाएगा, 10 लाख बन जाएगी। और फिलहाल देश में अगर बात की जाए तो करीब 1,40,000 से अधिक जो स्टार्टअप्स हैं वो लगातार हैं, और सरकार का प्रयास यही है जिस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं उसको कैसे मजबूती दी जा सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से रक्षा क्षेत्र जो है वो काफ़ी अहम हो जाता है, और उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि देश में किस तरीके से जो मजबूती है वो आ सकती है, इस तरफ अब सरकार का जो फोकस है वो सीधे तौर पर नज़र आता है। तो खासतौर से फिर चाहे इसके ज़रिए हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, मेक इन इंडिया को तो ज़ाहिर तौर पर बढ़ावा मिलेगा ही, और जब हमारा जो देश है स्वदेशी जो क्षमताएँ हैं वो मजबूत होंगी तो दूसरे देशों के लिए भी एक समाधान अब हमारे पास उपलब्ध होगा। वहीं खासतौर से आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा के बाद आज अमरेली पहुंचेंगे, जहां वे तकरीबन 4,900 करोड़ रुपए मूल्य के विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे। इनमें सबसे खास है भारत माता सरोवर। पीपीपी मॉडल पर बना ये सरोवर 24.5 करोड़ लीटर तक जल संरक्षित कर सकेगा। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। सोमवार का दिन गुजरात के लिए काफी ऐतिहासिक होने जा रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरेली के दुधाला में ढोलकिया फाउंडेशन और गुजरात सरकार के सहयोग से पीपीपी मॉडल पर बने भारत माता सरोवर का उद्घाटन करेंगे। मूल रूप से ये जलाशय पहले 4.5 करोड़ लीटर पानी ही संरक्षित कर पाता था, लेकिन पीपीपी मॉडल के तहत इसे और गहरा, चौड़ा और मजबूत बनाकर इसकी क्षमता 24.5 करोड़ लीटर तक कर दी गई है। इस प्रोजेक्ट के आसपास के कुएं और कूपों में जलस्तर बढ़ गया है, जिससे स्थानीय गांवों और किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री का ये विजन है, टूरिज्म को डेवलप करो, गांव को डेवलप करो और फार्मर को मजबूत करो, छोटे छोटे लोगों को कैसे फायदा होगा। तो ये एरिया में बहुत लैंड पड़ी है और इधर बहुत बड़ा स्कोप है टूरिज्म का। गिर तो नज़दीक में है, सोमनाथ भी नज़दीक में, जूनागढ़ भी नज़दीक में है। ये जो अहमदाबाद से के बड़ौदा से के दिल्ली से कोई भी आता है तो ये रास्ते बीच में आता ही है, तो इधर से लेके गिर तक टूरिज्म डेवलप होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरेली में एक सार्वजनिक समारोह में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 2,800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न सड़क परियोजनाएं और 1,100 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई भुज नालिया रेल गेज परिवर्तन परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। ये बहुत ही बड़े बदलाव हैं जो लोग देख रहे हैं। आने वाले समय में भी इसी तरीके से अमरेली में भी नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया की जो स्टेट डिवीजन्स हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर आती हैं, उसमें भी बहुत सारे रोड्स के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनका 4 लेनिंग का प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। हमें लैंड एक्विजिशन भी कर रहे हैं और मैं मानता हूँ आगने वाले 5-6 साल में अमरेली जो डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत बड़ा एक कायाकल्प दिखेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरेली जिले के अंतर्गत जलापूर्ति विभाग की 700 करोड़ से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसका सीधा फायदा
बोटाद, अमरेली, जूनागढ़, राजकोट और पोरबंदर जिलों के 36 शहरों और 1298 गांवों के 67 लाख से अधिक लोगों को पहुंचेगा। आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का ही नतीजा है कि ढोलकिया फाउंडेशन के साथ पीपीपी मॉडल पर यहाँ पर 25 से 30 किलोमीटर लंबा जलाशय तैयार किया गया, यानी भारत माता सरोवर, जो न सिर्फ यहाँ के किसानों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराएगा, बल्कि अगर अमरेली डिस्ट्रिक्ट में 1 वर्ष तक बारिश नहीं भी हो तब भी यहाँ पर लोगों को पीने की पानी की समस्या नहीं होगी। अपने सहयोगी नीरज सिंह और कैमरामैन विनोद ओझा के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, अमरेली। तो ये नया भारत है जो लगातार विकास की नई इबारत गढ़ता हुआ नजर आता है। फिलहाल मिड डे प्राइम में हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और आइए बात करते हैं महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के चुनावी समर की। दरअसल पहले महाराष्ट्र विधानसभा की हम बात करें तो यहाँ चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। आज और कल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत आज कई दिग्गज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। एकनाथ शिंदे आज ठाणे के कोपरी पांचपखाड़ी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने से पहले एक रैली का आयोजन किया गया। खासतौर से महाराष्ट्र में नामांकन की प्रक्रिया जो है वो जोर शोर से चल रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और कोपरी पचपखाड़ी विधानसभा सीट से शिवसेना उम्मीदवार एकनाथ शिंदे ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक रैली भी निकाली। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बारामती विधानसभा सीट से एनसीपी उम्मीदवार अजीत पवार ने बारामती सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। और वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि सीटों को लेकर महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सहमति बन रही है। अब मात्र कुछ ही सीटों को लेकर खींचतान चल रही है। उनसे बात की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। सर, अभी सीटों को लेकर के क्या आपके बीच में अब समन्वय बन पाया है? हो गया, 2-3 सीटों का इशू है, कल तक वो इशू क्लियर हो जाएगा। और विदर्भ को सीटों को लेकर कहा जा रहा था कि कुछ खींचतान चल रही है सर। है 2-3 सीट, मैंने कहा कि वो पूरे महाराष्ट्र में 2-3 सीटों का इशू है, वो क्लियर हो जाएगा, कल तक क्लियर हो जाएगा। ये अभी आपका कुछ दिवाली से पहले सुनने में आ रहा है कि कुछ आपका गारंटी कार्ड भी आने वाला है, तो वो किस प्रकार का रहने वाला है? दिवाली के बाद हम गारंटी कार्ड देंगे, राहुल जी खुद उस कार्यक्रम में आएंगे। तो ये थे नाना पटोले जी, इनका कहना है कि बिल्कुल निश्चित तौर पर वो जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के जो है वो लगातार हावी है। इस साथ उनका कहना है कि सीट बंटवारे को लेकर के जितनी भी बातें हो रही थी उन सीट बंटवारों को लेकर के भी तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे या जो भी खींचतान चल रही थी उसको सुलझा लिया गया और अगले कुछ दिनों में जो है वो सीटों को जो है वो क्लियर कर लिया जाएगा। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, नागपुर। और आपको बता दें नागपुर से हमारे संवाददाता चंद्रशेखर फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, जानना चाहेंगे आपसे, नामांकन प्रक्रिया जो है एक तरफ जोर शोर से चल रही है, ज़्यादा वक्त उसमें नहीं बचा है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र कांग्रेस में खींचतान जो है वो अभी भी नजर आ रही है, अभी भी कई जगह संशय जो बना हुआ है। बिल्कुल संशय बना हुआ है और ये संशय कई मोर्चों पर बना हुआ है मुकुल। और क्योंकि जातीय समीकरण भी उनको बिठाने हैं, साथ ही साथ वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जिन सीटों पे कांग्रेस ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन पर है वो सीटें कांग्रेस नहीं चाहती है कि वो शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप को दे या फिर वो रागपा जो शरद पवार गुट है उसको दे। और इस बीच में ये भी हमने जब उनसे सवाल किया है कि आप कौन डेडलाइन क्या है आपकी, तो 29 तारीख को तो ऑलरेडी नामांकन की आखिरी तारीख है दर्ज करने की, तो उनका फिर भी उनका जवाब कोई पसुपेश वाला था, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी भी उनके बीच में सहमति
नहीं बन पा रही है। विदर्भ की कुछ सीटों को लेकर के जैसे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का कहना था कि उनको भी सीटें दी जाएं, और आपने देखा है कि राकपा शरद पवार का जो गुट है, पहली बार है कि पूर्व नागपुर में उनको सीट मिल रही है, जो शरद पवार के रहते हुए भी उनको उस प्रकार से सीट नहीं मिल पाई थी, और अब जब वो गठबंधन में है तो उनको सीट मिल रही है। तो इस प्रकार की जो जातीय समीकरण है उनको ध्यान रखते हुए, कुणबी जाति का जो समीकरण है, तेली जाति का समीकरण है, इन समीकरणों को देखते हुए भी जो कांग्रेस और जो महाआघाड़ी विकास जो ग्रुप है, इनमें ये जो है खींचतान लगातार बढ़ रही है। मुकुल जी चंद्रशेखर, लेकिन जिस तरीके से एक तरफ खींचतान चल रही है, लेकिन क्या दूसरी तरफ इसका फायदा जो है वो महायुति को मिल पाएगा? निश्चित तौर पर, क्योंकि कई बार जो बीजेपी है लगातार कह भी चुकी है कि जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है वो एक अननेचुरल अलायंस है, ये महा विकास आघाड़ी का जो ग्रुप है, क्योंकि उसमें वो सही तरीके से तालमेल बिठा नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रकार से भी लगातार जो है वो उन पर कटाक्ष किया जा रहा है। कांग्रेस में भी कई सारे ऐसे जो लोग हैं जिनको टिकट दी जानी चाहिए थी, और जो गठबंधन के चक्कर में उनको सीटें नहीं मिल रही है, तो एक बड़ा जो ग्रुप है वो एक निर्दलियों का भी खड़ा उसमें होता हुआ दिख रहा है। और इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाले टाइम में जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो उसमें एक बड़ा ग्रुप जो है वो निर्दलियों का भी देखने को मिले। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो कांग्रेस खफा है, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं, जैसे मैंने कहा कि कई सारी ऐसी सिचुएशन है जिसमें कांग्रेस पिछली बार ज़्यादा अच्छी पोजीशन में थी महाराष्ट्र में, और अब उनकी टिकटें जो है वो जो सिटिंग कैंडिडेट्स हैं उनकी काट के अपने ग्रुप के दूसरे सदस्यों को दी जा रही है, पार्टियों को दी जा रही है, चाहे वो उद्धव ठाकरे ग्रुप हो या फिर राकपा का शरद पवार का ग्रुप हो। तो निश्चित तौर पर महायुति को इसमें एक एज मिल सकती है, क्योंकि वो डबल जो इंजन सरकार के जो वो दावे हैं वो लगातार जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। जब लाडली बहन योजना के बारे में बात हो या फिर NIT और कैंसर इंस्टीट्यूट जैसे बनाने की बात हो, डेवलपमेंट का जो मुद्दा हो, उसको लेकर के अभी ये जो दो गुट है इनके बीच में जिस प्रकार से समन्वय बनाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, उसमें महा विकास आघाड़ी जो ग्रुप है उसमें काफ़ी सारा कुछ पसोपेश जो है की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। और वो लगातार अभी भी ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि वो 29 तारीख को जब लास्ट डेट होगी, यानी कि कल की जो लास्ट डेट होगी, उसमें किस पार्टी के कैंडिडेट को जो है उसमें वो सीट मिल पाएगी, क्योंकि अभी भी वो तैयारियां उस तरीके से नहीं हो पा रही हैं ग्राउंड में। जी बिल्कुल, उसी वजह से लगातार ये कहीं ना कहीं जो पेच है फंसता हुआ नजर आता है, लेकिन अब ज़्यादा वक्त जो है वो नहीं बचा है, और कहीं ना कहीं ऐसे में इसका फ़ायदा जो महायुति है उसको मिलता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता चंद्रशेखर बता रहे थे महाराष्ट्र की अगर बात की जाए क्या स्थिति, लेकिन अब आइए महाराष्ट्र के बाद बात कर लेते हैं झारखंड की भी। झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बाबूलाल मरांडी बीजेपी टिकट पर चुनाव धनबाद विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं। झारखंड में भी लगातार जो चुनावी सरगर्मियां हैं तेज होती नजर आ रही हैं। फिलहाल राज्य के पूर्व CM बाबूलाल मरांडी जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया धनबाद, अगर बात की जाए, फिलहाल हमारे संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार आलोक, आपसे भी जानना चाहेंगे झारखंड के परिप्रेक्ष्य को जब हम देखते हैं, चुनावी रणनीति मैदान को अगर खास तौर से देखा जाए, क्या कुछ स्थिति यहाँ पर अभी बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, पहले जो टिकटों का फाइनलाइजेशन था उसको लेकर के दोनों ही जो गठबंधन है, एक तो NDA और दूसरा इंडी गठबंधन के बीच जो चल रहा था आपस में, जो कुछ सीटों को लेकर जो चल रही थी भ्रम, उस भ्रम को तोड़ा NDA ने, और 2 सीटें जो थी बरहेट, जहां से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके अलावा जो दूसरी सीट है टुंडी सीट थी, तो टुंडी सीट में एक तरह से आजसू उसको अपनी एनडीए के जो घटक दल है आजसू वो चाह रहा था टुंडी से हम चुनाव लड़े। जेडीयू भी उस सीट की मांग कर रहा था, लेकिन अंततः बात बन गई और टुंडी से भारतीय जनता पार्टी के विकास महतो को टिकट दिया गया है। विकास महतो भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष है प्रदेश के, और जिला परिषद के सदस्य भी हैं। और दूसरी तरफ वहां पे जहां से हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं बरहेट से, वहां से जे हेम्ब्रम को टिकट दिया गया है। जे हेम्ब्रम पिछले चुनाव में इसी सीट से चुनाव वो लड़े थे, लेकिन वो आजसू से लड़े थे और वो हार गए थे। उसको काफी मशक्कत के बाद एनडीए ने अपने सारे सीटों की घोषणा, सारे प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। लेकिन उधर अभी भी जो इंडी गठबंधन के अंदर है, सीटों को लेकर के पेच अभी भी फंसा हुआ है। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने अभी भी बोकारो और धनबाद सीट से अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है।
इसके अलावा बिश्रामपुर जो सीट है वहां पर राजद और कांग्रेस दोनों ने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। उसी तरीके से छतरपुर में भी कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने अपने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। अगर हम धनबाद की बात करें तो धनबाद में सीपीआई एमएल और जेएमएम दोनों ने वहां पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। तो एक तरह से जो सहमति की गुंजाइश थी एनडीए में 100% उसको सॉल्व कर लिया गया। लेकिन जो महागठबंधन में अभी भी जीत जारी है और कल जब नामांकन दाखिल करने का यानी दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन होगा तो देखना हो क्या शाम तक क्या महागठबंधन के अंदर फैसला हो पाता है। जी बिल्कुल कुमार आलोक, और इसके साथ साथ क्योंकि जो मुद्दे हैं वो लगातार यहाँ पर नजर आते हैं और इनमें जो घुसपैठ है वो एक बड़ा मुद्दा जाहिर तौर पर इस बार नजर आया है और इसी को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे जो हैं उन्होंने कहीं ना कहीं राज्य की जेएमएम सरकार पर भी निशाना साधा है। ऐसे में क्या ये जो अहम मुद्दे हैं ये फिलहाल वर्तमान सरकार जो है उस पर भारी पड़ते नजर आएंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, ये मुद्दा बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी पहले से भी उठा रही है। लेकिन निशिकांत दुबे का जो गोड्डा के सांसद हैं उन्होंने जो पत्र लिखा है हेमंत सोरेन को, उस पत्र में सारी इन चीजों का जिक्र किया है कि किस तरीके से सरकार जो राज्य सरकार है इस मामले को आंख मूंद कर वो बैठी हुई है और जो उनके प्रशासन के लोग हैं वो उन घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं। वो उन्हें आधार कार्ड से लेकर के राशन कार्ड से लेकर के इवन आवास तक मुहैया कराया जा रहा है। अभी यही बगल के होटल रेडिसन में डीडी कॉन्फ्रेंस चल रहा है तो वहां पर जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता विनोद पांडे से जब पूछा गया तो उन्होंने स्वीकार किया इस बात को कि घुसपैठ है और जो राज्य सरकार है इस पर पैनी निगाह रखे हुए। लेकिन इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि राज्य सरकार के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उन्होंने स्वीकार किया कि घुसपैठ के मुद्दे पर राज्य सरकार बहुत गहन छानबीन कर रही है, गहन उस पर ध्यान दे रही है। तो ये इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जोर शोर से उठा रही है और आम जनता के बीच ये संदेश गया है कि हाँ घुसपैठियों को राज्य सरकार पूर्ण रूप से संरक्षण दे रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि पहले तो जेएमएम ये कह देती थी कि इस तरह के जो निराधार आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब जैसा आप बता रहे हैं जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो खुद इस बात को मान रहे हैं कि जो घुसपैठ है वो हुई है और उसको कहीं ना कहीं रोकने में नाकाम साबित हुई है, बल्कि एक तरीके का बढ़ावा जो है वो जाहिर तौर पर दिया गया है जिस तरीके से सुविधाएं देने की बात कही गई है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो ट्राइबल लोगों की जो संस्कृति है उनका जो कल्चर है, उनका जो रहन सहन है, वो एक तरह से उनके जो भगवान होते हैं अगर आप उनको नजदीक से आप देखें तो एक तरह से प्रकृति है उनके लिए, वायु है उनके लिए, पेड़ है, जंगल है, जल है, ये उनके लिए भगवान के रूप है। तो उन चीजों वो जो अपनी संस्कृति लेकर के आ रहे हैं, घुसपैठिए जो आ रहे हैं अपनी संस्कृति लेकर के, तो वो थोपने की कोशिश करेंगे और वो जो हमारा उनका जो एक प्राचीन जो कल्चर था उस कल्चर के नष्ट हो जाने का खतरा, सबसे बड़ा खतरा ये है। इसके अलावा आप संसाधन कहाँ से जुटाएंगे? एक गरीब राज्य है और उससे पहले ही आबादी के बोझ से आप दबे हुए हैं, उसके बाद उनके लिए संसाधन आप कहां से जुटाएंगे? तो ये बड़ा ही ज्वलंत विषय है और इस विषय को भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर उठा रही है, एनडीए यहाँ पर उठा रही है और यहाँ के तमाम बुद्धिजीवी और आम जनता के अंदर भी ये रोष है कि राज्य सरकार इस पर खुला उनको छूट दे रही है। जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके खासकर संथाल परगना के क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर घुसपैठिए वहां पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तमाम मुद्दे जो कि कहीं ना कहीं भारी पड़ते नजर आएंगे इन चुनावों में, इनका असर हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो झारखंड में किस तरीके हालात इस पर जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता कुमार आलोक। और आइए खबरों में हम आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें वक्फ संशोधन बिल पर आज संसद भवन परिसर में आयोजित जेपीसी की बैठक में विपक्षी दलों ने कई सदस्यों ने वॉकआउट किया। आमंत्रित किए गए वक्फ बोर्ड के सदस्य अपने सुझाव दे रहे थे, उसी दौरान विपक्ष के कई सदस्य बाहर आ गए। बाहर आए सदस्यों ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की सीईओ की रिपोर्ट पर आपत्ति जताई। विपक्ष का कहना है कि उस रिपोर्ट को लेकर दिल्ली सीएम आतिशी जेपीसी समिति के अध्यक्ष को पहले ही पत्र लिख चुकी हैं कि उस रिपोर्ट का संज्ञान ना लिया जाए। और वहीं बात अगर की जाए लखनऊ में पुलिस कस्टडी में मोहित पांडे की मौत के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज पीड़ित परिवार से मुलाकात की, जहां विधायक योगेश शुक्ल और पार्षद शैलेंद्र मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए, आवास, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा और शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने पीड़ित परिवारजनों को आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
और बात करते हैं अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबर की। दरअसल चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में नए निवेश में उछाल देखने को मिला और सरकारी पूंजीगत व्यय 42.5% बढ़कर 9,21,000 करोड़ हो गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार दूसरी तिमाही में केंद्र सरकार के निवेश में 185.6% की तेज वृद्धि दर्ज की गई है। ये लगभग 1.54 लाख करोड़ है। वहीं राज्य प्रशासनों ने नए परिव्यय को 67% बढ़ाकर लगभग 1.62 लाख करोड़ कर दिया है और महाराष्ट्र 2.81 लाख करोड़ रुपए की 661 परियोजनाओं के साथ दूसरी तिमाही में शीर्ष पर है। इसके बाद गुजरात की अगर बात करें तो 1.39 लाख करोड़ रुपए, कर्नाटक की बात की जाए तो 97,740 करोड़ रुपए और तमिलनाडु 46,662 करोड़ रुपए के निवेश के साथ चौथे स्थान पर है। प्रोजेक्ट्स टुडे के आंकड़ों के अनुसार निजी क्षेत्र के निवेश में 22.2% की बढ़ोतरी हुई है। इसका कुल निवेश में इसका योगदान लगभग 66% रहा है। इस दौरान विदेशी निवेशकों ने भी भारतीय बाजार में निवेश बढ़ाया है। वित्त वर्ष 2024 और 25 की दूसरी तिमाही में विदेशी निवेश दोगुना बढ़कर 54,519 करोड़ रुपए हो गया है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए केंद्र सरकार के निवेश में करीब 185% की एक तेज वृद्धि जो है वो देखी गई है और वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में जो निवेश है वो बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। और आपको बता दें, देश भर में आज से सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है जो 3 नवंबर तक चलेगा। दिल्ली में विजिलेंस कार्यालय में मुख्य विजिलेंस कमिश्नर पीके श्रीवास्तव ने विभाग के कर्मचारियों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में विभाग के अन्य मुख्य अधिकारी भी मौजूद रहे। और आइए अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां प्रदूषण की मार लगातार पड़ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा से कोई राहत नहीं मिल रही। कई स्थानों पर AQI 350 के पार पहुंच गया है। मुंडका और सोनिया विहार में AQI 366 दर्ज किया गया। वहीं वजीरपुर की बात करें तो यहाँ AQI 362 रहा। पंजाबी बाग के जो क्षेत्र हैं उसके आसपास के यहाँ AQI 358, अक्षरधाम इलाके और आनंद विहार में AQI 357 यानी खराब श्रेणी में बना हुआ है। मंदिर मार्ग पे AQI 231 दर्ज किया गया और आज सुबह से ही पूरे इलाके में कहीं ना कहीं जो स्मॉग है वो देखा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली और NCR के लोगों को खराब हवा के संपर्क में आने से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ने लगा है। घरों के बाहर लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आंखों में जलन महसूस हो रही है। इसके साथ ही दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर जो AQI है, देखिए सुबह 6 बजे भी क्या वो दर्ज किया गया है। अलीपुर की बात की जाए 337 रहा, यानी लगातार बहुत खराब की जो श्रेणी है उसमें ये बना हुआ है। इसके अलावा मुंडका की अगर बात की जाए 367 रहा, यहाँ भी AQI जो है वो बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। ये दिल्ली के ऐसे क्षेत्र जहाँ पे लगातार जो AQI का स्तर है, AQI लेवल है, वो लगातार हम देख पा रहे हैं क्या बना हुआ है। इसके अलावा भी सोनिया विहार की अगर बात की जाए तो यहाँ भी 366 बहुत खराब श्रेणी के अंतर्गत जो AQI है वो दर्ज किया गया। प्रदूषण बहुत कारणों से बढ़ रहा है, सिर्फ एक कारण नहीं है। इसमें भले दिवाली को बोल दिया जाता है कि दिवाली के कारण बढ़ रहा है, लेकिन हमारे बहुत सारे कारण होते हैं। व्हीकुलर पोल्यूशन होते हैं, फिर हम जैसे हमारे बहुत से हम इन्वायरमेंट में ऐसे चीज़ हमारी इंडस्ट्री से भी गैसेस निकलती है तो उसके कारण भी होते हैं। यहाँ तो दम घुट घुट कर रात को नींद नहीं आई इतनी, प्रदूषण की वजह से गर्मी इतनी है कि प्रदूषण से के रहा नहीं जा रहा। तो ना सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ साथ अब उसके आसपास के शहरों में भी जहरीली हवा और धुंध का असर देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के आगरा के ताजमहल और उसके आसपास के कुछ हिस्सों में धुंध की परत छाई हुई है। बात करते हैं दीपावली की। जो यहाँ दीपावली का त्यौहार आने वाला है, उसको देखते हुए राजधानी दिल्ली में मार्केट में सुरक्षा को लेकर पुलिस व्यवस्था जो है चाक चौबंद की गई है।
हाल ही में रोहिणी में हुए धमाके के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है और हथियारबंद जवानों की तैनाती कर दी गई है। हमने मचान मोर्चे स्थापित करे हैं, फुट पेट्रोलिंग मार्केट्स में बढ़ाई है। अब क्योंकि त्योहार में सिर्फ 2 या 3 दिन ही बचे हैं, तो कुछ एक मार्केट्स है जैसे तिलक नगर मार्केट में भी आप देख रहे होंगे, तो जो मेन एक्सेस पॉइंट्स है उन पे बैरिकेडिंग करके और व्हीकल्स की मूवमेंट अंदर हमने रिस्ट्रिक्ट करी है। जो अंदर शॉपिंग करने आने वाले लोग हैं, एक तो वो थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि उनको टकराने का वाहनों से वो खतरा नहीं है, और दूसरा भीड़ कम होने से हम चेकिंग अच्छी तरह से करवा पा रहे हैं। और आइए बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 में अब सिर्फ 9 दिन बचे हैं। 9 दिन बाद अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। ऐसे में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों प्रतिद्वंदियों ने मतदाताओं को रिझाने के तमाम प्रयास किए। इस दौरान दोनों ने ही एक दूसरे पर मौखिक हमला भी किया। आपको बता दें कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने फिलाडेल्फिया में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से खुद को जिताने की अपील की। रैली के दौरान हैरिस को प्रदर्शनकारियों का भी सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने उन पर हमास और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के बीच फिलिस्तीनी चिंताओं को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर रिपब्लिकन उम्मीदवार और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हालिया सर्वेक्षण में अपनी लोकप्रियता में वृद्धि से बेहद उत्साहित नजर आए। उन्होंने न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एक रैली की। इस दौरान उन्होंने हैरिस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही मतदाताओं से डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को खारिज करने की भी अपील की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस और ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अमेरिका में गन कल्चर हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है। इस गन कल्चर के चलते पिछले 50 सालों में 15 लाख से ज्यादा अमेरिकी लोगों की जान गई है। अमेरिका में गन कल्चर को लेकर देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। सभ्य समाज में बंदूकों की क्या जगह है, ये समझना शायद मुश्किल हो, लेकिन यहाँ अमेरिका में ये एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है। पिछले साल 2023 में करीब 40,000 लोग गन वायलेंस के शिकार हुए। इस साल करीब 14,000 लोग मारे गए हैं। हम फ्लोरिडा में हैं, एक प्रसिद्ध गन शॉप के पास। हम समझना चाहते हैं कि बंदूकों और अमेरिकी समाज के बीच क्या संबंध है। What is the significance of guns in American society? Well, the firearms culture is something that is very important to us. It is something that is written into our Constitution, where every American has his right to defend himself. How old do I have to be able to purchase a gun? What does the rule say? And Yeah, so in the federal government, you have to be 21 and over in order to purchase a handgun. And in most of the states, you also have to be 18 to purchase a long gun. And Mani, finally, people who have a position against guns, they relate the violence that is taking place in the American society, instances of shootings in school with the availability of guns. What is your perspective on it? My feeling is, even if you could ban firearms tomorrow, bad people will still get their hands on it. If you really want to cause harm, you can take a knife and stab, 30 people before cops show up. You can take a vehicle, run people over. You can make explosives. Evil will always be there. डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को गन राइट्स के डिफेंडर की तरह पोजीशन किया है। वहीं कमला हैरिस ने बीड़ा उठाया है गन वायलेंस को कम करने का। हालांकि कमला हैरिस और उनके वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट टिम वॉल्स दोनों ही गन ओनर है। कैमरा पर्सन जयशंकर के साथ शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज, फ्लोरिडा। और आइए खबर देखते हैं जापान से, जहां जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू शिबा के सत्तारूढ़ गठबंधन का रविवार को संसद के निचले सदन के चुनाव में बहुमत खो दिया है। इससे अगली सरकार के गठन और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। प्रधानमंत्री शिगेरू शिबा की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी और जूनियर गठबंधन सहयोगी कोमितो ने संसद के निचले सदन में 209 सीटें जीती हैं। आपको बता दें कि जापान की द्विसदनीय संसद में निचला सदन बहुत ताकतवर है। हालांकि बहुमत खोने का मतलब सरकार में बदलाव नहीं है, लेकिन नतीजों के कारण इशिबा के लिए अपनी पार्टी की नीतियों को संसद में पारित कराना मुश्किल हो जाएगा और उन्हें तीसरा गठबंधन सहयोगी तलाशना पड़ सकता है। 1 अक्टूबर को पदभार ग्रहण करने वाले इशिबा ने अपने
पूर्ववर्ती फुमियो किशिदा द्वारा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के कदमों के कारण जनता में उपजे आक्रोश को शांत करने में विफल रहने के बाद समर्थन जुटाने में उम्मीद में तुरंत चुनाव का आदेश दिया था। और आइए अब मिड डे प्राइम में बात करते हैं खेल की खबरों की, और इसके लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी गौरव का। शुक्रिया मुकुल। और खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे। सोनम मलई और सुकांत कदम के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने रविवार को जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में 24 पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। भारत ने इसमें 6 स्वर्ण, 9 रजत और 9 कांस्य पदक जीते। जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की अन्य स्पर्धाओं में मौजूदा पैरालंपिक चैंपियन कुमार नितेश ने SL3 फाइनल में जापान के डाइसुके फुजीहारा के खिलाफ करीबी मुकाबले में 16-21, 21-18, 19-21 की हार से रजत पदक जीता। महिलाओं के SU5 वर्ग में मनीषा रामदास ने जापान की मामिको टोयोडा को 21-12, 21-18 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया, जबकि नीरज को महिलाओं के SL3 वर्ग में कोरालिन वर्गेरॉन से हारकर रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। SL3 SU5 वर्ग की मिश्रित युगल स्पर्धा में सूर्यकांत यादव के साथ नीरज दूसरे स्थान पर रहीं। पुरुष युगल SU5 वर्ग में हार्दिक मक्कड़ और R रघुपति ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि देव राठी और इंडोनेशिया की वार्टोलोमिस मरोस ने रजत पदक हासिल किया। हार्दिक और रघुपति ने पुरुष एकल SU5 वर्ग में रजत और कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुष युगल WH1 और WH2 में अबू हुबैदा और प्रेम कुमार ने कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की, जबकि अल्फिया जेम्स ने महिला वर्ग में रजत पदक हासिल करने में कामयाबी हासिल की। और अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की, जहां भारत और न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच अहमदाबाद में खेले गए सीरीज के दूसरे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 76 रन से हरा दिया। मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और 9 विकेट पर 259 रन बनाने में के बाद भारतीय टीम को 47.1 ओवर में 183 रन पर समेट दिया। इस मैच में न्यूजीलैंड टीम की कप्तान सोफी डिवाइन का रोल बेहद अहम रहा, जिन्होंने अर्धशतक लगाकर पहले अपनी टीम को संकट से उबारा और उसके बाद गेंदबाजी में भी शानदार गेंदबाजी करते हुए भारत को 3 अहम झटके दिए, जिसमें जेमिमा रोड्रिगेज, हरमनप्रीत कौर और राधा यादव का विकेट शामिल रहा। सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला कल यानी 29 अक्टूबर को खेला जाएगा। इससे पहले न्यूजीलैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 259 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन ने शानदार पारी खेलते हुए 79 रन बनाए। भारत की ओर से राधा यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच अब मंगलवार को होगा। और अब बात कर लेते हैं कोच गैरी कर्स्टन की। पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम के कोच गैरी कर्स्टन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कर्स्टन 6 महीने पहले ही अप्रैल 2024 में पाकिस्तान टीम के कोच बनाए गए थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी को पाकिस्तान टेस्ट टीम का कोच बनाया गया है। दोनों ने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। गैरी कर्स्टन ने 2011 में भारत को 28 साल के लंबे इंतजार के बाद वर्ल्ड कप जिताया था। भारत के अरमान भाटिया ने रोमांचक फाइनल मैच में अमेरिका के डस्टी बॉय और को हराकर PWR DUPI इंडिया मास्टर्स पिकल बॉल चैंपियनशिप में पुरुष प्रो सिंगल और डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया। भाटिया ने फाइनल के करीबी मुकाबले में 8-11, 11-9 और 11-8 से जीत दर्ज की। और अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मुकाबलों की, जहां इंग्लिश प्रीमियर लीग में रविवार को लिवरपूल और आर्सेनल के बीच खेला गया मुकाबला 2-2 की बराबरी पर समाप्त हो गया। इस मैच में दोनों ही टीमों की ओर से शानदार खेल देखने को मिला। मैच में पहला गोल आर्सेनल की ओर से आया, जिसे बुकायो साका ने खेल के 9वें मिनट में किया। हालांकि इसके 9 मिनट बाद ही वर्जिल वैन डिक ने 18वें मिनट में गोल कर स्कोर लाइन को बराबरी पर ला दिया। मैच में इसके बाद दोनों ही टीमों की ओर से एक गोल और देखने को मिला और मैच 2-2 की बराबरी पर खत्म हो गया। तो मुकुल, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें जिन्होंने इस वक्त अभी खेल जगत में अपनी नाम की धूम मचा रखी है। लेकिन बाकी खबरों के लिए वापस एक बार फिर से आपके पास।
जी शुक्रिया गौरव इन तमाम खबरों के लिए। तो जाना आपने जो खेल जगत से जुड़ी अहम खबरें थीं और उसके साथ साथ देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें मिड डे प्राइम में आपने जानी। फिलहाल वक्त हो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।